हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं आत्मादीप जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रैक किया है एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड यस, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उनकी जर्नी कैसी रही प्रिपरेशन के दौरान, क्या क्या उनको डिफिकल्टी हुई, क्या क्या उन्होंने तैयारी की एक स्ट्रेटेजी बनाई। हर एक चीज़ जानेंगे, एंड तक इसे जरूर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट और बहुत आपके लिए फन मोमेंट भी रहने वाला है, मजा आएगा। चलिए, तो स्वागत है आपका आत्मादीप जी। थैंक यू वेरी मच। यस, तो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है? तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आपको पता चला कि आपने एमटीएस के एग्जाम को क्लियर कर लिया है, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था? होता है कि एक मोमेंट जिसका हम लोग इंतजार करते हैं कि बस हमारा नाम आ जाए। तो आपको कैसा लगा उस टाइम पे? मतलब पहला जो मेरा मतलब क्या होता है कि आपको एक चाहत रहती है कि कोई भी एग्जाम पहले निकल जाए। ये तो नहीं होता है कि यही एग्जाम निकले, तो आप एग्जाम देते रहते हैं और मतलब देखते हैं कि क्या हुआ, इस बार की हुआ कि नहीं, उस बार हुआ कि नहीं। शायद एक नौकरी मिल चुकी है, वही था मेरा पहला रिएक्शन। तो थोड़ा आनंद होता है कि अच्छी है, कोई बात नहीं। कुछ वक्त के लिए आपको सुन हो जाता है कि मतलब क्या हुआ क्या है फिलहाल, ये लगता है। उस टाइम ऐसा लगता होगा कि चलो मेहनत की है, उसका फल मिल चुका है। मेहनत का फल मिल चुका है। मुझे याद है जो पहला जो मुझे नौकरी मिला था वो था कि एमटीएस नहीं था वो शायद, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम था। तो मैं सो रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि भाई तेरा शायद नौकरी निकल गई, तो एक बार लिस्ट चेक कर ले। मैंने देखा कहीं से, उन्होंने भी कहीं से देखा था, किसी के मतलब व्हाट्सएप स्टेटस में देखा था कि उसको नौकरी मिल चुका है। उसके नौकरी, उनका जो नाम था उसके नीचे मेरा नाम था। अच्छा। तो उनको लगा कि भाई, तो मैं सो रहा था, मैंने अचानक देखा कि भाई नौकरी मिल गई, मतलब हाँ तुझे नौकरी लग गई है। तो मैंने फोन किया, तब वो कुछ वक्त के लिए आपको लगता है ना कि भाई कुछ तो चेंज हो गया, यही होता है। इसी मोमेंट के इंतजार सभी एस्पिरेंट अभी यस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा। तो हाँ, ये चैलेंजिंग है कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना, स्पेशली एसएससी की बात करता हूँ, एसएससी एमटीएस की बात करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर चाहते हैं कि वो एग्जाम को क्लियर करें, एक अच्छी नौकरी पाएं। तो आप क्या स्ट्रेटजी प्रेफर करना चाहेंगे? देखो, दो टाइप के हम लोग इसको लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल स्टार्ट करे होंगे प्रिपरेशन को, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कुछ महीने या फिर कुछ साल एग्जाम दिए होंगे या फिर उन्होंने कुछ तैयारी की होगी। तो आपकी क्या एक स्ट्रेटजी होगी जो कि आप प्रेफर करना चाहोगे किसी भी एस्पिरेंट को, ताकि वो जल्दी एग्जाम को निकाल पाए? तो मैंने जब स्टार्ट किया था वो 2019 था, तो मैंने अपना पढ़ाई खत्म करके वो स्टार्ट किया। तो मुझे फिलहाल तो कोई आइडिया तो था नहीं, और उसके बाद तो कोविड आ गया, लॉन्ग दौरे के लिए हम सब लोग घर में बंद हो गए। तो उस समय तो फिलहाल मुझे तो कोई इतना जानकारी तो था नहीं कि एमटीएस होता है कि कुछ और होता है। उस दोस्त ने बोला कि सीजीएल का एग्जाम होता है, तो आप उसको देख ले। एसएससी का एमटीएस होता है, एसएससी का सीजीएल, सीजीएल का एमटीएस, और सिलेक्शन पोस्ट 4 ही पोस्ट होते हैं। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू की। तो फोकस तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे सिर्फ एमटीएस निकालना है, कि सीजीएल निकालना है, सीजीएल निकालना है। हर एक एग्जाम के लिए तैयारी होती है। हाँ, फर्क तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो आसान होता है कि मुझे हमें लगता है कि भाई एमटीएस तो एक एज का जिसके का ब्रेकेज होती है, तो हम लगता है कि भाई वही निकल जाए। तो पहले हम करते थे कि जो पहला स्टार्टिंग था वो बुक्स निकाल लिए, जो 9-10 स्टैंडर्ड की बुक्स थी वो निकाले, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर वक्त आया कि हमें मॉक देना चाहिए, तो उसके लिए हमने ढूंढा कि कहाँ से मॉक दिया जाए। तो उस समय टेक्स्ट बुक था। ये अच्छी बात है कि हमारे पास मॉक देने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म था, तो हमने वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो उसने बोला था कि आप फेसबुक ले लो, वहाँ पे अच्छा मॉक मिलता है। तो हमने वो प्रीवियस ईयर मॉक्स पहले देना स्टार्ट किया, और वो हमने देखना स्टार्ट किया कि भाई कहाँ कहाँ मुझे गलतियाँ हो रही है। जिस जगह हमें गलतियाँ हो रही है उसके एनालिसिस देखते थे कि कौन कौन। आप फेसबुक पे आप एक मॉक दे दोगे, 2-3 मॉक दोगे, तो आपको एक दिखाता है कि कहाँ कहाँ आपको गलतियाँ कर रहे हो, कौन कौन सी जगह आपकी वीक पॉइंट है। तो वही जगह हमने काम करने स्टार्ट किया। तो ऐसे ही हम चालू हो गए कि एक के बाद एक मॉक प्रीवियस ईयर पहले खत्म की, एमटीएस की प्रीवियस ईयर वो खत्म की, सीजीएल का खत्म किया, सीजीएल का खत्म किया। ये सारी चीजें खत्म करने के बाद हमें फिर जो मॉक होती है, जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक जो होती है, जहाँ जिस जगह पे हमें गलती हो रही है उसका जो सेक्शनल मॉक्स होती थी, चैप्टर वाइज मॉक्स होती थी, वो देना स्टार्ट किया। ऐसे ही मतलब चलता रहा। पहले तो दिक्कत होती थी, बाद में वो आपको पता चल जाता है
तो कौन सी जगह आपको तैयारी होनी है, कौन सी जगह कैसे देना है। तो ठीक है, तो आपने बताया कि मॉक टेस्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा और आपने जो 9th-10th की बुक्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया। चलो ठीक है, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बेसिक्स को हम लोग जानें, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक्स ही है जो कि हमारा होता है काम कि आता है। जो कि हमारा स्पीड भी बढ़ाते हैं और एक्यूरेसी को भी बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो तैयारी थी वो सिर्फ एमटीएस को टारगेट कर रही थी या फिर बाकी किसी एग्जामिनेशन को, जो कि होता है कि नहीं अभी हम लोग सिर्फ एमटीएस को टारगेट करेंगे या फिर हम लोग एसएससी की या फिर स्टेट के एग्जामिनेशन, एज आपने बताया कि स्टेट के भी एग्जामिनेशन आपने निकाले, तो हाँ। आपका ओवरऑल एक एम क्या था? किस एग्जाम्स को आप लोग टारगेट करते थे, मतलब कि आप या फिर क्योंकि आप जैसे कई बच्चे हैं जो कि सेट ऑफ एक थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, हाँ भी चलो इन एग्जाम को क्लियर करेंगे तो हमारे शायद इनमें से हाँ, कोई एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आपका क्या एक एम था, मतलब कौन कौन से ये एग्जाम आप टारगेट करते थे? एग्जैक्टली यही मेरा एम था कि पहले जब आया था तो एग्जाम ये था कि कुछ एक नौकरी मतलब मिलनी चाहिए, जहाँ एक नौकरी मिल जाए वही काफी है। तो हम पहले देखे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो हम देखते थे कि जो उसके लगभग अगल बगल उसका सिलेबस होगा वो सारे एग्जाम देना स्टार्ट कर देंगे हम। तो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि बंगाल में आपका क्लर्क एग्जाम होता है क्लरिकल पोस्ट के लिए, तो जैसे कि सीएचएसएल जो सेंट्रल में होती है। ग्रेजुएट लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स जो मैंने निकाली थी, जो कुछ मेरा स्ट्रीम फिजिक्स था, तो फिजिक्स का कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन पोस्ट में भी काफी पोस्ट होता है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। फिर मैंने उस एग्जाम को भी तैयारी में जोड़ लिया, उसका प्रीवियस ईयर निकाला पहले, उसको प्रीवियस ईयर को मैंने चेक किया। स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा एग्जाम होता है बंगाल में, सिविल सर्विस एग्जाम, तो मैंने उसको तो उसका प्रीवियस ईयर निकाला, उसको मतलब देखते थे कि कौन सी चीजें वहाँ पे होती थी। तो सारी एग्जाम की तैयारी होती है, क्योंकि आप एग्जाम देते रहोगे तो एक चीज क्लियर हो जाती है, आपका जो एग्जाम क्लियर होता है वो निकल जाता है कुछ दिन के बाद। आप लगातार एग्जाम के मतलब आप मॉक जितना भी दे लो, मतलब वो आपको पता है कि मॉक है, आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि मैं तो मॉक ही दे रहा हूँ। लेकिन आप एग्जाम दोगे तो आपको ये एग्जाम फेयर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है। तो हमने एग्जाम देना स्टार्ट किया, और होता है कि आप एक महीने में, हर एक महीने में हमारा एग्जाम होता था, तो एक मतलब हैबिट हो चुकी थी कि मुझे एग्जाम देना है और किसी भी एग्जाम को निकालना है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका मतलब सबसे होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था सब्जेक्ट्स में और एक वीक पॉइंट क्या था? तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि एक तो फैसिनेशन थी कि बचपन से कि कुछ किताबें पढ़ने की कुछ फैसिनेशन होती थी, तो जीके में जो बेसिक्स होती थी वो मुझे पता था। डेप्थ तो इतना नहीं था कि, लेकिन बेसिक्स पता था। और एक चीज होती थी जैसे कि मैं जो साइंस से आता था और मुझे मैथ्स अप टू 10 अच्छी थी थोड़ा बहुत, तो मैथ्स में उतना दिक्कत तो था नहीं, दिक्कत जो था मेरा इंग्लिश में था। तो मुझे उतनी, हालांकि हमने इंग्लिश मीडियम ही बने, जो आपका जो हायर एजुकेशन होता है तो इंग्लिश में ही होता है, लेकिन वो जो चीज होती है कुछ चीजें लिटरेचर में उतना ग्रिप तो होता नहीं है। तो एक दिक्कत थी कि इंग्लिश में कुछ मतलब हाथ थोड़ा तंग था, तो उसके लिए काफी मतलब पढ़ना पड़ा, वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो यही होता था। वो एक चीज सब्जेक्ट थी जो मुझे काफी मतलब परेशानी आई। ओके, तो मतलब इंग्लिश को आपने कैसे अपना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एसएससी में मोस्ट ऑफ द बच्चों का बहुत ही वीक होता है और वो चाहते हैं कि उनकी एमटीएस या फिर कोई भी एसएससी सीजीएल सिलेक्शन पोस्ट सीएचएसएल, इंग्लिश एक बड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं कि बॉटल नेक बनता है उनके लिए। तो वो चीज आपने कैसे सही की अपनी, क्या आप प्रेफर करना चाहेंगे बच्चों को कि इंग्लिश के लिए, अगर इंग्लिश उनको स्ट्रॉन्ग करनी है तो? अगर मतलब मैंने जो किया था वो था कि इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, आप देख लोगे तो एक पार्ट होती है आपका जो ईडीएम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो चीज होती है वो स्टैटिक पार्ट के अंदर मैं मानता हूँ। तो उसको मैंने क्या किया, उसको प्रीवियस ईयर जो था वो पहले देख लिया, वो एक बुक कहीं से भी एक बुक उठा लिया, तो उसको जो मीडियम से जो मैं हर दिन पढ़ता था, और जो मॉक्स में देता था, तो वहाँ पे जो चीज मुझे मतलब नहीं आती थी, कोई वर्ड अब मान लो कि 4 ऑप्शंस है, शायद वो क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, लेकिन बाकी 3 ऑप्शंस मुझे नहीं आती, तो मैंने लिख के रखता था एक खाते में, कॉपी लेता था उसमें लिख देता था, तो वो मैं रिवाइज करता था हाथ में। और फिर वो ऐसे मैंने वो जो स्टैटिक पार्ट होते हैं उसको मैंने क्लियर किया, और जो ग्रामेटिकल पार्ट होती है उसके लिए मैंने टॉपिक उठाई, एक के बाद एक मैंने देख लिया कि क्या क्या टॉपिक होता है, उसमें मैं वो टॉपिक को सिलेक्ट किया, वो मैं एक के बाद एक मतलब बुक्स कोई भी उठा लिया, तो उससे मैं, जैसे कि नीतू सिंह मैडम का एक बुक है
आप स्टेट गवर्नमेंट का जो रीजनल बुक्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पीपी देसौरा नाम की बुक्स है जो काफी फेमस है, तो वो बुक्स को मैंने लिया, उस टॉपिक में पढ़ता रहा। तो ओके। फिर उस टॉपिक का जो सेक्शनल टेस्ट होती है मैंने वो दिया। तो ऐसे मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। हालांकि फिलहाल तो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, ठीक है, एग्जाम को निकालने के लिए एनफ है एग्जाम ऐसा। को निकलने के लिए ठीक है। ठीक 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 ठीक। तो डेली शेड्यूल क्या रहता था आपका? जैसे पढ़ने के लिए आप जिस सुबह उठते थे, तो मतलब क्या एक शेड्यूल होता था, सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं मुझे आज, तो क्या एक सेट ऑफ रूल्स लेके चलते थे, आज दिन में मुझे ये चीजें कवर करनी ही करनी है? मेरा तरीका कुछ अलग था। मैंने हर दिन का नहीं डायरेक्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन तो मतलब आप शेड्यूल तो नहीं कर सकते कुछ चीज को, या कुछ दिन आप सोचोगे यह करेंगे, फिर कोई और काम आ जाता था, क्योंकि घर का काम ही होता था, तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था उस समय, तो ये दिक्कत तो होती थी। तो मैंने एक वीक का टारगेट लेता था, तो मैंने इस वीक के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट पूरा निकलना है। तो हालांकि मुझे पूरा वीक का पता रहता था कि ये मेरा काम है। तो मैंने उस शायद मैं सुबह उठा और फिर मैंने शायद मान लिया कि जो स्टैटिक पार्ट होती है, जैसे कि कोई मीडियम से जो वर्ड होना, तो मैंने 1 घंटे के लिए वो पढ़ लिया, या फिर कोई हिस्ट्री का जीके का टॉपिक जो मुझे अच्छा लगा उस दिन पढ़ लिया मैंने। फिर होता था कि मुझे वीक में अगर 7 दिन होंगे तो मुझे 5 तो मॉक्स देना ही देना है। तो 5 या 6 मॉक्स जितना हो सके, पूरा दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन 5 मॉक्स तो देना ही है। तो मैंने वो मॉक्स देता था। वो फिर उसको 1-2 दिन होता था जो मैं मॉक्स को देखता था कि कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं। ऐसे क्या मॉक्स में देता रहा हूँ, उसको ना देखूं कि एनालाइज ना करूँ तो कोई बात ही नहीं रहता उसमें। वो होता था। फिर जो टॉपिक मैंने नहीं थी, तो मैं एक स्लॉट मेरा रहता था कि मुझे शाम के वक्त मुझे वो पढ़ना है जीके का टॉपिक। तो नया चीज भी पढ़ना चाहिए। जो एग्जाम्स हो रहे हैं, लगातार एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, तो उनका पेपर मुझे देखना होता था। मैं हर वक्त ख्याल रखता था कि कोई एग्जाम आया, शायद वो बिहार पीएससी का एग्जाम हो सकता है, शायद आंध्रा पीएससी का हो सकता है। जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम जब निकला तो उसका लगभग 130 सीट्स थी उसमें, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे। आप एक सीजीएल का एग्जाम होता है कि आईपीएस का एग्जाम होता है, आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते थे, तो उसको पूरा सॉल्व करना होता है मेरा। तो मैं पूरा उसको सॉल्व करता था। फिर वो देखता था कोई नया तरीके का कोई मैथ्स आ गया, फिर कुछ इंग्लिश ऐसा मीडियम पूछ गया कि ऐसा कोई नया तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो उसको देखता था। तो फिक्स शेड्यूल होता था कि मुझे मॉक्स देना है, मुझे जीके इतना टॉपिक्स मुझे कवर करना है। अगर मुझे मैथ में स्पीड चाहिए था तो एक फिक्स मॉक देना था मैथ के लिए कि 10 क्वेश्चन मैथ या 20 क्वेश्चन का मॉक सेक्शन होता है वो देना है। तो ये ऐसे करके मैं फिक्स रहता था। तो टेक्स्ट बुक का जो एनालिसिस होता है वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? मेरे हिसाब से तो काफी हेल्पफुल था, क्योंकि मैंने जो अच्छी चीज देखी टेक्स्ट बुक के बारे में, क्योंकि वहाँ पे आप एक जीके या फिर इंग्लिश सेक्शन, ये दो सेक्शन था मेरे लिए सबसे हेल्पफुल था। क्योंकि आप जीके का एक एग्जाम करोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका पूरा एनालिसिस रहता है, वो टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करता था कि आज भी मैं करता हूँ कि मुझे कई कुछ वक्त मिल जाए तो मैं आपका उसको जो सेव रहता था ना, उसका एक ऑप्शन होता है, आप क्वेश्चन को सेव कर सकते हो कि आप अगर आपको मिल जाए कि बाद में उसको देखने के लिए, तो मैं खोलता हूँ, देखते रहता हूँ कि मुझे ये क्या एग्जाम, ये क्वेश्चन को क्या सॉल्यूशन था। और इंग्लिश के बारे में जो थी वो पूरा एनालिसिस रहता था वहाँ। अगर तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इडियम हो तो हर एक शब्द का जो अर्थ होगा कि या फिर मीनिंग वगैरह, वो एक्सप्लेनेशन वगैरह, ग्रामेटिकल एरर, तो पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल। मतलब आप बोल रहे हो कि वो ये कि मॉक टेस्ट देना इज नॉट एनफ, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, उसके आंसर्स को चेक करना, उसमें क्या क्या गिवन है, एंड जो मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस आता है कि कितने बच्चों ने इसको सही किया है, क्या एक मीडियन है, आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आपको कितना और इम्प्रूवमेंट करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब हमारे पास ऑल्टरनेट वेज आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो वो आई थिंक एक एक्सपीरियंस ही हम लोग सीखते हैं। और ये भी है कि हर एक मॉक टेस्ट का एक अलग डिफिकल्टी लेवल होता है। ऐसे नहीं कह सकते कि हम लोग एक मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद हम एनालाइज करें शायद हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट नहीं, डेली बेसिस पे लर्निंग तो चलती रहती है। तो अच्छा, आपने कहा कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं तो उस समय तो मैं 11-12 का फिजिक्स पढ़ाता था उस समय, तो फिजिक्स का था, तो मैं पढ़ाता था। ठीक है, तो आप फिजिक्स भी पढ़ाते थे, मतलब अभी छोड़ दिया अभी के लिए? नहीं, अभी जॉब में तो उतना वक्त नहीं मिलता, तो ट्रांसफरेबल जॉब है तो उतना तो हो नहीं सकता।
ओके, ओके, ओके। अच्छा, तो मैं एक मतलब फन सा थोड़ा-सा इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आपको ज़रूर। मैं डेज़र्टेड एक आइलैंड पे भेज दूँ और आपको ये 3 सोर्सेज़ दूँ कि आपको एमटीएस की तैयारी करनी है, तो आप क्या-क्या लेके जाओगे? तो ये मतलब इतना फ़नी फ़नी इतना ये हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि आप मैं जब जॉब में मैं था, तो उसके लिए ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो फिर पिछले साल मैंने रांची में थी 4 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए। फिर फिलहाल तो मैं कुछ और एक जगह पोस्टेड हूँ जो घर में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मेरे साथ जो असली में मैं करता हूँ, एक किताब एक बुक्स रहती है जो सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, जैसे कि मनोहर पांडे सर का कोई बुक है, तो वो मैं ले लेता हूँ। वो छोटी-सी पतली-सी बुक होती है, लूसेंस का होती है, वो छोटी पतली बुक होती है, तो मैं वो आपके साथ लेता हूँ। एक नोटबुक होता है रहता है मेरे साथ, जो मुझे लगता है कि कुछ नया चीज़ें सीखने को मुझे मिली तो मैं लिख लेता हूँ। और एक फ़ोन होता है और फेसबुक का सब्सक्रिप्शन होता है, यही काफ़ी है मेरे लिए। हुँ, क्योंकि जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं कोई मॉक्स को निकालता हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट का हो, जॉब का हो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का हो, तो मैं मॉक्स निकालता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये सब का मॉक देना है। तो टॉपिक निकालता हूँ, वो मॉक देता हूँ और एनालिसिस में देखता हूँ कि क्या हुआ है, क्या नया चीज़ किया है, कौन-सी जगह मैं लैग कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी है। ओके, ओके। 3 चीज़ मैं तो रखता हूँ। मतलब आप मॉक टेस्ट फ़ोन में देते थे क्या? नहीं, जब प्रिपरेशन के टाइम होती थी, जो मुझे लगता था कि मुझे फुल मॉक टेस्ट सीरियस वे में देना है, तो एक टेबल का सेटअप मैंने जो कंप्यूटर का सेटअप होता है, वो मैंने एक लैपटॉप में देता था बैठ के। वो हुँ, वही चेयर तो टीसीएस लेता था, टीसीएस का जो चेयर वगैरह होता है, उतना तो नहीं मिलता है। एक चेयर में बैठ के, टेबल में बैठ के मैं एग्ज़ाम देता था। और फिलहाल तो उतना नहीं देता हूँ, बेड पे सो के ही देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। हाँ, वो कुछ जैसे सेक्शन टेस्ट हो गई जीके, इंग्लिश की, वो आप आराम से बैठ हाँ, के दे सकते हो। बट हाँ, जो फुल में मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक हाँ, अच्छी सिटिंग पे आराम से और मॉक टेस्ट जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। एग्ज़ाम ओके, ओके। तो एनीथिंग एल्स जो कि होता है ना कि एक जो कि सबके साथ होता है कि क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस की है आपने तैयारी करते टाइम? क्योंकि ये कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जब हम आते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन कोई देने वाले होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कंसीडर होती है, पेशेंस चाहिए होता है, चीज़ों को कवर करना होता है पूरा का पूरा। ठीक है, करंट अफ़ेयर्स को कवर करना होता है। तो ये हाँ। सारी की सारी चीज़ें को याद रखना, पढ़ना, इसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टी मेजर्स आपको आई? मेजर जो डिफ़िकल्टीज़ आई, वो क्या-क्या थी? मुझे मुझे जो पहले डिफ़िकल्टी आई, तो फिलहाल जो पहला था, जो कि मैं स्टार्टिंग जब किया, तो पता नहीं, मैं जो एजुकेशन बैकग्राउंड से आता था, तो मैं एमएससी किया, उसमें तो मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम्स को देना है, कैसे उसको तैयारी करना है। तो मैंने कोचिंग लेने की सोची, 1-2 कोचिंग भी ली, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, तो कोविड आ गया मेरे लिए। वो सबसे दिक्कत थी मेरे लिए। क्योंकि उस समय इतना ऑनलाइन, तो मतलब 1-2 ऐप्स थी, जैसे कि फेसबुक थी उस समय भी। लेकिन उतने कोचिंग के तो ऐप्स नहीं थे, हुँ, जहाँ पे आपको ऑनलाइन कोचिंग मिलेगा, कि सर हम तैयार भी नहीं थे कि ये चीज़ हो जाएगा कि आप इतने दिन के लिए घर में बंद हो जाओगे। हुँ, तो हुँ, दिक्कत ये थी कि मुझे तो ना मुझे कोई से कहीं से सोर्स मिल रहा है, सिर्फ फ़ोन ही एक ऑप्शन से जहाँ से जिससे मैं बात कर सकता हूँ दोस्त के साथ, और ना ही मुझे बुक्स मिल रहा है, क्योंकि दुकान तो हुँ, सारे बंद थे। हुँ, हुँ, तो ये राइट। दिक्कत हो गई। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, वो मैं कैसे पढूँ? तो कहाँ से मुझे नोट्स मिले, कहाँ से क्या मिले? फिर एक दिक्कत होती है कि आपको सिलेबस नहीं मिलता है पहले, आपको पता नहीं चलता। पहले-पहले तो आपको इतना जानकारी नहीं होती कि इस एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे। आप एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल अप करते हो, तो आपको पता नहीं चलता किसमें, मतलब कब इसका रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोसीड्यूर्स क्या होगा, कि और क्या एग्ज़ाम्स हो सकते हैं कि मैं दे सकता हूँ। हुँ, हुँ, पॉपुलर एग्ज़ाम्स तो हो गए, जैसे कि एसएससी का हो गया, कि एक तो हुँ, हुँ, पॉपुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, लोगों को पता होता है, लेकिन और भी एग्ज़ाम होते हैं। हुँ, हुँ, अब तो 3-4 एग्ज़ाम के मतलब ऐसे तो नहीं होता है। तो ये दिक्कत होती है, फिर कैसे पढ़ना है मुझे, मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ, ये एक होता है। तो इसमें मुझे दोस्त जो थे मेरे, वो काफ़ी मुझे हेल्प किए। मैंने उसको फ़ोन करता था, जो एक्सपीरियंस थे, तो वो बोलते थे कि ऐसे करो, ये वीडियोज़ देखो, ये ओके। बुक्स अगर मिल जाए, तो फ़ोटो निकाल के वो मुझे भेज देते थे मोबाइल पे, कि ये नोट्स पढ़ लो। हुँ, करंट अफेयर्स की दिक्कत होती है, मैं कितने दिन के पढूँ? पहले तो बात ये थी कि करंट अफेयर्स होता क्या है? ये तो मुझे जब स्टार्टिंग में था, वो लोगों को पता नहीं चलता। कि राइट। जैसे कि एक पेपर को आप उठा लोगे, तो उसमें जो फ्रंट पेज न्यूज़ होती है, वो तो एग्ज़ाम में नहीं आएँगे। हुँ, हुँ, कुछ हुँ, और ही चीज़ निकलेगा। तो पहले तो जानना चाहिए कि कौन-सी मुझे पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है। अवेयरनेस। कौन हुँ, से एग्ज़ाम एग्ज़ाम में आएगा, तो कौन एग्ज़ाम में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो ये दिक्कत तो होती है करंट अफेयर्स में। और कितना करंट अफेयर्स पढूँ, कितने महीने के लिए पढूँ?
ये दिक्कत होती है, कैसे पढूं, ये तो दिक्कत था ही पहले। तो मतलब करंट अफेयर से कैसा रहा आपका कि वीडियोस देखना प्रेफर करते थे या फिर मॉक टेस्ट या फिर मतलब वो करने तो सारी चीजें पड़ती हैं, वो तो एक एस्पिरेंट को पता है, बट प्रेफरेबली परसेंटेज अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें तो सबसे ज्यादा जो टाइम था आपका वीडियोस में जाता था, मॉक टेस्ट में जाता था, रीडिंग में जाता था करंट अफेयर की, वो कैसे करते थे आप? तो हम 4 या 5 दोस्त का एक ग्रुप था, तो हम क्या करते थे कि करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ उठा लेते थे जो मतलब सही रहता था। वो मॉक्स तो देते ही थे, उससे तो पता चल जाता था कि कौन सी आ रहा है करंट अफेयर्स, कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। एग्जाम हम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर आ रहा है तो हमें पता चल जाता था कि यही चीज पूछ रहे हैं। तो वीडियोस उतना ज्यादा देखते नहीं थे, अगर कुछ टॉपिक तो हमें लगता था कि मुझे जानना चाहिए, जो कुछ और टॉपिक हो गया जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे कि आप मान लो कुछ दिन पहले यूक्रेन और जो रशिया के डिबेट हो रहे थे, तो वहाँ पे देखना होता था कि कोई अगर कुछ एग्जाम अगर आ जाए, वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हो जाए, या फिर G20 आ गया तो क्या होता है, कौन सी चीजें होती है, या फिर ये चीज हमें देख लेते थे। अगर उससे अलावा हम एक पीडीएफ उठाते थे, उसको हम डिस्कस करते थे 4 दोस्त मिलकर। ओके, कि हम पढ़ लो तो डिस्कस कर लो, तो वो काफी आसान हो जाता था हमारे लिए। मतलब हम ज्यादा कर इंटरेस्ट पैदा कर देना। राइट। हाँ, ठीक है। तो नहीं, अच्छा है, मतलब ये डिस्कशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि अवेयरनेस जब इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, क्योंकि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अकेला अगर आइसोलेट हो जाएगा कोई एस्पिरेंट तो हाँ ठीक है, अगर उसके पास सोर्सेज हैं, उसको कहीं ना कहीं से अवेयरनेस मिल रही है, उनके पेरेंट्स से मिल रहे, उनके फ्रेंड्स से मिल रहे, तो ठीक है। बट कहीं ना कहीं बच्चे को बाहर थोड़ा निकलना ही पड़ता है, टेलीग्राम के थ्रू, या फिर वो है कि हमको डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या सही है। तो वो अगर आप वाइजली चलते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा हेल्प यहाँ पर मिलता है, और जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स जैसे कि आपने बताया कि किसको पता है कि करंट अफेयर्स न्यूज चैनल देख के करंट अफेयर्स तो सॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर, जिसको मैं एक ये पूछना चाहूंगा प्रीवियस ईयर के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा, कि प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस रहा आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर कैसा होता है कि हाँ इस एग्जामिनेशन के लिए जाना है, इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर इज लाइक बेस। आई थिंक 40% क्वेश्चंस इसके अराउंड ही आपको देखने को मिलता है, चाहे वो मैथ्स की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, टॉप करंट अफेयर्स के टॉपिक, जीके के टॉपिक, स्टैटिक वेटेज क्या है किसी सब्जेक्ट का, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर को आपने कैसे एनालाइज किया? तो प्रीवियस ईयर तो मतलब अगर आप कोई किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपको उसको देखना ही चाहिए, आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। और अगर आप क्वेश्चन जो एग्जाम्स हो गए प्रीवियस एग्जाम के, अगर आप नहीं देखोगे तो उसको आपको पता नहीं चलेगा कि पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज से 10 साल पहले जिस तरह का क्वेश्चन होते थे, 10 साल तो छोड़ ही दो, 3 या 4 साल पहले जिस तरह के क्वेश्चन होते थे आज तो नहीं होते। तो प्रीवियस ईयर तो आपको सॉल्व करना ही होगा। तो पहले मेरा जो तरीका था कि मैं जब आंसर शीट्स निकालते थे एसएससी का, तो वो आंसर्स कंपाइलेशन आ जाता था टेलीग्राम पे या फिर कुछ किसी भी जगह पे, उसके उसमें वो एग्जाम्स में मैथ्स वगैरह मैं देख लेता था कि मेरे शिफ्ट का तो मुझे पता है, लेकिन बाकी शिफ्ट में कैसा मैथ्स आ रहा है, कि इंग्लिश क्या आ रहा है, कि जीके का कौन सा टॉपिक आया, कौन सी ऐसे जीके आ गया कि हमें नहीं पता था। इस जगह पे भी एसएससी ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया कि यहाँ से क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा था जो एनटीपीसी का था, 130 सीट का एग्जाम था, मैंने पहले ही बोला, वो काफी जीके था उसमें और काफी मैथ्स थे। तो हमने दोस्त ने तो पूरा सॉल्व किया था उसमें, वो मतलब पूरा क्वेश्चंस देख के, कि सिर्फ क्वेश्चंस को देखना नहीं कि उसके अगल बगल के जो चीज होती है, जो मतलब फेसबुक पे अगर आप एनालिसिस देखोगे उसका आसपास का चीज भी दिया जा रहा है कि भाई ये ऑप्शंस पे दिया है, इसके ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये अच्छा था। लेकिन जो एग्जाम के बाद तो नहीं होता है, तो हमने वो पढ़ना स्टार्ट किया कि इस जगह से क्वेश्चन आ रहा है, साउथ इंडिया से किस साल ज्यादा क्वेश्चन आ गया, या कुछ हिस्ट्री में अगर जियोग्राफी में अगर देखें कुछ ये जगह से आप क्वेश्चन हो रहा है, तो हमें वो चीज फोकस करना होता है। तो प्रीवियस ईयर तो लोगों को देना ही चाहिए और टाइम देख के देना चाहिए। तो ऐसे मॉक की तरह भी आप दे सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं प्रीवियस पेपर में ऐसा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है मेरा परफॉर्मेंस का ग्राफ कितना है वो आपको पता चल जाएगा। और जो सबसे ज्यादा बच्चे जो देते हैं वो प्रीवियस पेपर को अच्छे से देते हैं, तो उसमें रैंकिंग के वगैरह आपका कितना गलत हो रहा है। वो जो मैथ्स है जो वहाँ पे दिखाता है कि फेसबुक में आप देखोगे तो दिखाएगा कि जो सबसे कम समय में कितने टाइम में किया गया है और आप कितने टाइम में किए हो।
तो आपको पता चल जाता है कि अगर किसी चीज को किस लिए 10 सेकंड में कर रहे हैं और मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ, तो मेरा तरीका जो है कुछ सही नहीं है, कुछ और ही ट्रिक्स है जो मुझे फॉलो करना चाहिए। राइट, तो ये तो अच्छा है। तो फिर ट्रिक्स वगैरह के लिए डिस्कशन करते थे या फिर खुद एक्सप्लोर करते हैं मैथ्स? क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ाते हो, आपका मैथ्स तो आई बिलीव कि अच्छा होगा, तो मतलब कैसे आप फिगर आउट करते हैं? अगर मान लो कि मैथ्स की बात करें, एज मैं मैथ्स फैकल्टी, तो मैं पूछूंगा आपसे कि हाँ, स्टिल वी हैव बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, तो फिगर आउट करते थे कभी कि इसको अलग वे से किया जाए, तो कैसे करते थे? हाँ, जरूर। अगर बेसिक से मेरा जो तरीका था, वो जो दोस्त थे मेरे सारे फिजिक्स के थे, तो हम पहले देखते थे कि बेसिक से उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बेसिक से ज्यादा टाइम लग रहा है तो पता चल जाता है कि इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए, उतना तो नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट में क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी जगह तो है ही नहीं। तो हमने देखते थे कि कुछ ट्रिक्स है कि नहीं है, सॉल्यूशंस में देखते थे पहले कि उसमें टाइम होगा कि नहीं होगा, फिर हम ट्राई करते थे कि इसमें कुछ बनाया जा सकता है, कि ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चंस का इतना कैलकुलेशन तो हम रट्टा मार लेते थे कि भाई ये फॉर्मूला बना लेते थे कि इस फॉर्मूले को इस पे लगा देना है तो निकल जाएगा। तो ये ट्राई करते थे। अभी कुछ बुक्स को देख लिया कि राकेश यादव सर का कोई बुक्स होगा तो देख लेते थे कि भाई उसमें कुछ तरीका है, किसी भी टीचर का कोई किसी ने और तरीके से कुछ सॉल्व किया कि नहीं किया, ये हम जरूर देखते थे। नहीं, रिसर्च पार्ट इज very important. Research part in terms of any subject, English और maths, reasoning, क्योंकि reasoning का कैसा रहा आपका रीजनिंग का एक्सपीरियंस? रीजनिंग एक्सपीरियंस जो होता है, तो नंबर सीरीज जो होता है एसएससी का, वो तो अलग ही होता है। वो पहले तो ऐसा लॉजिक कभी-कभी आ जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते एग्जाम में बैठ के कि ये भी पूछ सकता है, ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। मतलब आप सोचोगे कि ऐसा होता है कि आप सोचोगे कि काफी डिफिकल्ट सवाल है, कोई अलग ही होता है, मतलब सोच लिया कि स्क्वायर करके 2 गुना करके कि कुछ अलग ही सोच लेते हैं, तो फिर देखते हैं कि आसान से तरीके हो गया। तो ये होता है, तो ये तो मतलब प्रैक्टिस करते थे, कुछ अलग मतलब मिल गया कि भाई इतना ये सवाल पूछ रहा है कि ये स्टाइल से आ रहा है, तो वो तो हम पॉइंट आउट कर लेते थे कि भाई लिख लेते थे कि भाई ये पता रहना चाहिए कि ऐसा भी हो रहा है क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के ऊपर चलते हैं। मैं आपसे ना टॉपिक पूछूंगा। अच्छा, तो पहले मैथ्स में कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है? डिफिकल्ट लाइक इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होगा, वो कौन सा टॉपिक था? तो मतलब आप अगर आप देखोगे तो मैथ्स में जो होता है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होती है, वो मतलब काफी टाइम और मतलब टाइम ले लेते हैं, टाइम हो गया था इसलिए। तो मैं प्रेफर करता था मैं जो देखता था कि वन गो में जो हो रहा है मुझसे, तो मैं चाहता था वो पहले सॉल्व हो जाए। वो जो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कैलकुलेशन ज्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया, तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम लेगा, तो मैं उसको छोड़ देता था। तो सेकंड गो में हम देखते थे कि उसको सॉल्व किया कि नहीं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं लेके चलूंगा कि आपका मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, हाँ, या फिर और कोई टॉपिक? 2-3 टॉपिक्स मुझे लगता था कि भाई हाँ। अच्छा, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा ट्रिकी लगता था? रीजनिंग में जो मुझे लगता था नंबर सीरीज, तो मतलब कौन सी लॉजिक में वो आएगा, तो ये तो मुझे अगर नंबर सीरीज लाइक मतलब कुछ भी, एंड बैंकिंग एग्जाम्स भी होता है ना, मैथ्स में आता है नंबर सीरीज, वो भी इट्स लाइक आपको हिट कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सोचते रहो बैठ के। अच्छा, जीके में मुझे लगता है इकोनॉमिक्स एक टॉपिक होगा शायद, एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि उतना तो मुझे ग्रिप नहीं है, वो दिक्कत देता है। वो मतलब करंट अफेयर्स में उतना हम नहीं देखते थे कि वो बैंक वाला हो जाता था, तो हम फॉलो नहीं करते थे, तो आ जाता तो दिक्कत देता था। अच्छा, इंग्लिश की अगर बात, इंग्लिश में मुझे लगता है कि जो ग्रामर का जो एरर पार्ट होता है, वो मतलब काफी दिक्कत, वो लगेगा कि भाई ये तो एरर है, लेकिन कभी लगेगा कि ये तो एरर नहीं है, और आंसर में देखो, तो मुझे लगता है बीच में थोड़ा कट गया उसकी वजह से ना। चलो मैं फिर से पूछ लेता हूँ, क्या जब आप बोल रहे थे ना, तो इंग्लिश हुआ। अच्छा, तो इंग्लिश में कौन सा आपका डिफिकल्ट टॉपिक रहता था, जो आपको मुश्किल लगता था? मेरे हिसाब से जो ग्रामर का जो एरर पार्ट होता है ना, आप एरर जो ग्रामेटिकल एरर जो निकालना होता है, वो मेरे लिए काफी दिक्कत है।
वो मुझे लगता था कि काफी ओके। टफ पार्ट है जो। तो यस, बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कुछ सजेशंस जो कि ना कि डूज एंड डोंट्स, तो वो क्या बताना चाहते हैं? पॉइंटर्स में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए। यस। तो मैं हमेशा दो चीज फॉलो करता था। तो एक है कि मैं मानता था कि आपको हर एक एग्जाम सीरियसली देना है। आपको ये नहीं लगना चाहिए मुझसे तो एग्जाम नहीं निकलेगा कि मेरा प्रिपरेशन तो सही नहीं है, नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब मैं हमेशा हर एक एग्जाम को अपने अटमोस्ट इम्पोर्टेंस से देता था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा प्रिपरेशन उधर टॉप मोस्ट नहीं था, लेकिन मैं उसको सीरियसली लेता था, सीरियसली लेता था उसको। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज एग्जाम हो गया तो फिर मैं 10 दिन तक नहीं पढ़ूंगा, कि 20 दिन तक नहीं पढ़ूंगा, फिलहाल तो मेरा कोई एग्जाम नहीं है। तो मेरा ये नहीं था, तरीका नहीं था कि एक दिन हो सकता है, मतलब मैंने उस दिन उतना पढ़ाई नहीं किया कि जितना होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी मेरे प्रिपरेशन फेज में ऐसा किसी भी दिन नहीं गया कि मैंने उस दिन 1 या 2 मैथ सॉल्व नहीं किया या फिर कुछ चीजें नहीं पढ़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने 1 घंटे के लिए होगा तो जरूर मैं बैठूंगा उस दिन। रात में हो सकता है मैंने सारे काम खत्म करके 11 बजे आके मतलब बैठूंगा, आधा घंटा पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा मैं जरूर उस दिन। तो ये दो चीज हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। और एक चीज जो सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को दुख देता है, वो आपको लगता है कि इस एग्जाम मैंने अच्छे से दिया, लेकिन वही एग्जाम आपको नहीं हुआ, आपको वही क्लियर नहीं हुआ कि आपका आप सोचते थे कि मैंने बेहतरीन दिया, लेकिन आपका जो एरर था वो ज्यादा हो गया। मतलब आप सोचेंगे कि मैं शायद एक भी एरर नहीं है, तो सारे के सारे आंसर सही दिया है, लेकिन आपको एरर ज्यादा आ गया। तो काफी हमें डिमोटिवेटेड कर देता है कि शायद हमें कुछ गलती हो रही। तो ठीक है, होना भी चाहिए कि डिमोटिवेटेड, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको प्रिपरेशन से छूट जाए। तो आप उसी गम में आप डूबे रहो कि अगले जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए आपको तैयारी छोड़। तो ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं तब भी बच्चे कहते हैं कि सर हमने इतना मेहनत किया फिर भी नहीं हुआ। तो वही पेशेंस का खेल होता है, पेशेंस आपको रखना पड़ता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हाँ, टाइम हमेशा हम लोगों को ऐसे नहीं मानना है कि बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास पढ़ाई के लिए। हाँ, आप लोग एक पेस को लेकर चलो, ठीक है, और एंजॉय करो अपनी स्टडीज़ को, जो कि बहुत ज़रूरी है तैयारी करते टाइम। अगर तैयारी करते टाइम आप स्ट्रेस में रहोगे तो चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी पेशेंस ही चेक करी जाती है, क्योंकि उनको एम्प्लॉइज़ चाहिए, तो एम्प्लॉइज़ चाहिए जो कि मैनेज कर पाए अच्छी, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन को, और मतलब डिसीजन ले पाए, डिसीजन मेकिंग उनका अच्छा हो। तो वो डिसीजन मेकिंग आपको विद इन द सेकंड्स लेना होता है। तो इसलिए ये टाइप ऑफ प्रोसेस होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का। तो यस, इसमें पेशेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत जरूरी होता है। यस, राइट। तो एनी अदर थिंग अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? नहीं, वही है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं हो रहा है, होगा एक दिन, आप ट्राई कर। मतलब आपको ऐसा हो सकता है किसी के लिए आपका दोस्त का 2 साल में निकल सकता है, आपको 3 साल में निकल सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना चाहिए कि उसका हो गया, वो मेरा नहीं हुआ, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। आपको पेशेंस रखना चाहिए और एग्जाम अच्छे से देना चाहिए। आपको तैयारी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, आपको कैसे। ऐसा भी हो सकता है जो आप लग रहा है कि मैं, ऐसा हो जाता है किसी लोगों का, मैंने देखा कि तो एक ही एग्जाम के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे एग्जाम दोगे तो आपको निकल जाएगा सर। वो आपके लिए बेहतर होता है कि आप हर एक एग्जाम दो, आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब शायद कुछ और चीज में आपको गलती हो रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि एसएससी में तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जीके के बारे में उतना पता होना नहीं चाहिए। हालांकि पिछले साल का जो पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें तो आपको जीके आना ही चाहिए, इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। तो यही है कि आपको एग्जाम्स देना है, आपको इतना मतलब जो आपका जो पेशेंस हो वो रहना चाहिए। आपको पेशेंस, आपको मतलब क्या कहूँ मैं उसको, आपको प्रिपरेशन का आपका जो तरीका हो सही होना चाहिए। अब आपको आप कोई चाहता है कि मैं सारी दुनिया से कट ऑफ होकर तैयारी करूँ, कोई चाहता है कि मैं सबके बीच में रह के रहूँ। अब किसी भी तरह आपका स्ट्रेटेजी हो सकता है, लेकिन एक पढ़ना सही चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको जो भी पीडीएफ मिल रहा है आप उसको पढ़ते रहो, आप जो भी चीज हो रहा है आप उसको पढ़ रहे हो, लेकिन सही पढ़ना चाहिए। यस, राइट। तो एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, जैसे कि मतलब सही कह रहे हो, क्योंकि मतलब मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक क्वेरी देखा है। माइट भी उनको पता नहीं है शायद कि उनके शायद रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से शायद उनके नंबर कम हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर एक अलग होता है, मॉक टेस्ट में एनालिसिस आता है। बट ठीक है, एक तो चीज़ें पता चल जाती है कि भाई हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, माइट भी हम लोग कोई और एग्जाम को दें
उसमें शायद अच्छा कर हाँ जाएं। रीजनिंग एंड कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकता हूँ मैं, तो कोई हाँ पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको एक बार एनालाइज करिए। वो चीजें आई थिंक आराम से बैठ के सब कुछ, मतलब ठीक है एक दिन मॉक टेस्टिंग दो, एनालिसिस करो, वो बैठ हाँ के करो, वो आपका एक अच्छा आउटपुट ला के देगा। तो यस आई थिंक यही एग्जैक्टली। था आज के इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी मच आत्मादीप साहू जी। एंड थैंक यू। आप फर्दर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अभी आपके लिए ये हॉल्ट है कि बस अभी नहीं? नहीं, मैं तो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होता है उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। ओके, तो वही कोशिश हो रहा है कि मैं तो अभी वो उसका ही तैयारी चल रहा है। जो राइट, वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उसकी तैयारी करने की। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आत्मादीप जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स एंड आपकी क्या ओवरऑल स्ट्रेटजी रही, जो भी आपने तैयारी करा इस टाइम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। बच्चों के लिए जरूर से यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहने वाली ये चीज़। तो यस गाइस, जो भी आप देख रहे हैं जरूर से फॉलो करिएगा और आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्या लूप होल्स हैं जिसको हम लोग सही करके अपने जो सिलेक्शन को जल्दी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, तो इसको यही एंड करते हैं। तो ठीक है, कैसा रहा, मतलब पहली बार दिया अच्छा कि था पहले? बिल्कुल। ओके, पहले अच्छा भी था। दिया क्या कहीं इंटरव्यू आपने? हाँ एक जगह बस दिया था मैंने। तो लोग तो ओ, पूछते ही रहते हैं कि भाई कैसे आपको नौकरी मिल जाए, तो लोग पूछते ही रहते हैं आपने नहीं क्या ये कहाँ से किया है। राइट ये एक कंसर्न है सबका, क्योंकि चाहते हैं बच्चे सुनना है, क्योंकि हाँ होता है ना कि जो एग्जाम क्लियर करता है उससे सुनना चाहते हैं बच्चे कि क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कैसे हम लोग इसको रेक्टिफाई करें, कैसे तैयारी शुरू करें, कैसे हम लोग यहाँ फंस गए हैं, अभी इतने साल हो गए हैं नहीं हो रहा है, हाँ क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये सुनना चाहते हैं बच्चे इसलिए सुनना चाहते हैं कि क्या होना क्या चाहिए, कि हाँ क्या राइट हो रहा है, कि आपने क्या किया, कि मैं हमने भी पूछा था लोगों को जब नौकरी मिल जाता है तो हम पूछते थे कि आपने क्या किया था। राइट शायद हमने वो गलती कर रही है कि उसको सुधारा जाए। मैं जो कर रहा हूँ शायद सही नहीं होगा। आज भी हाँ मैं वो भी किसी दोस्त को अगर निकल जाता तो मैं पूछता हूँ कि आपने क्या किया था, यही किया था हम जो करते थे, क्योंकि और कुछ और बुक्स पढ़े कि और तरीके का कुछ अपनाए, तो मैं आज भी पूछता हूँ। राइट, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट हाँ कुछ गलतियां हैं हाँ जो कि हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, वही हम सीख सकते हैं इससे। वो इंटरव्यूज आई थिंक बेस्ट रहते हैं बच्चों के लिए। बाकी हाँ, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, सबकी अपनी अपनी तैयारी का एक तरीका होता है। एग्जैक्टली। बस वही है, पेशेंस का खेल है, बाकी तो और क्या है।